बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो पहले आप सबसे माज़रत कि मेरा ये वीलॉग आप थोड़ा सा लेट देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पाकिस्तान से बाहर ईद है और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर मुल्कों में ईद मनाई जा रही है, तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ और मुल्कों में, वहाँ पर ईद एक दिन बाद होगी, तो आप सबको आपकी चांद रात मुबारक हो। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर और कन्फ्यूजन ये फैलाई गई है या फैल गई है। बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट ने एक खेल खेला है और एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है कि कुछ अमेरिका से ओवरसीज़ आए, उन्होंने आकर मुलाकातें की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और उन मुलाकातों के नतीजे में अगले 30 से 35 दिन में इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को करनी चाहिए, और वो चीज़ें ये हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा डाउन किया जाए, जो करारदादें वगैरह अमेरिका के अंदर पेश हो रही हैं उनको रोका जाए, और जो एक मोमेंटम बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो मोमेंटम तोड़ा जाए, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है उसको भी डाउन किया जाए। अब ये एक्चुअली क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बिल्ला कौन कौन है? डॉक्टर उस्मान है, और डॉक्टर मुनीर है, सायरा बिलाल साहिबान, ये 3 डॉक्टर साहिबान हैं। और डॉक्टर उस्मान साहब से मेरी बात भी हुई है माजी में खबरों के हवाले से, और ये इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश भी की है। और डॉक्टर मुनीर भी ऐसी हैं, सायरा बिलाल साहिबा हैं। फिर कतर एयरलाइन की प्रवास से ये मुबैना तौर पर पाकिस्तान गए हैं। 2 अफराद मजीद थे इनके साथ जो मुलाकात में शामिल थे, उनमें से एक बिजनेसमैन है जिनका नाम तनवीर साहब है, और ये आसिम मुनीर साहब से पहले मुलाकात भी कर चुके हैं जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका तशरीफ़ ले गए थे। और इनके अलावा एक और नाम है, समी साहब हैं कोई, और ये बताया जाता है कि शायद इनका पहले पुराना ताल्लुक जो है वो इजाजुल हक साहब के साथ है। तो ये 5 लोग थे, यानी 2 आप समझ लें एक तरफ से थे या दोनों तरफ से थे 2 लोग, और 3 लोग वो थे वो डॉक्टर साहिबान जिन्होंने जाकर मुलाकात की है, जिनके बारे में ये तासुर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास था कि ये लोग फैसला साज हैं और ये चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो डेंट डाल सकते हैं, या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक कुछ चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं जो मुबैना तौर पे एक कोई डील या कोई एक मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है? क्या बात वाकई उस तरफ जा रही है? तो ये मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। इनमें एक शख्स ऐसा है जो एक मरतबा इमरान खान साहब को पहले मिला था जेल में जाकर। ये मुझे किसी ने बताया कि इनमें एक शख्स ऐसा है जो पहले इमरान खान साहब को जेल में जाकर मिला था। दूसरी मरतबा जब वो इमरान खान साहब को मिलने के लिए गया, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए माहौल बनाया और पैगाम भेजा कि इमरान खान साहब वही बंदा आपको दोबारा मिलना चाहता है, तो खान साहब ने इससे मिलने से इनकार कर दिया था। तो इमरान खान साहब इनमें से एक शख्स ऐसा है जिस पर इमरान खान साहब को भरोसा नहीं है। अब अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं है, इमरान खान साहब ने बात करनी है, तो एस्टेब्लिशमेंट को बात तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से करनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि ये जो 5 ओवरसीज आए थे ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत से पहले मिलते और तरीके इंसाफ की क़यादत के साथ जाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग खुद से गए और जाके उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था और कोई गारंटी इन मुज़ाकरात की नहीं है, यानी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक सिंपल मुतालबा यह कि आप टेम्परेचर को नीचे लेकर आएँ, दर्जा हरारत को कम करें, और इमरान खान के लिए हम आसानियां पैदा करते हैं। 30 से 35 दिन में इमरान खान बाहर आ जाएगा, या 30 से 35 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये दावा उस तरफ से किया जा रहा है और ये ऑफर दी गई है एक तरह की। अब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इनको ये बिलीव है और इनको ये यकीन दिलाया गया है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर टेम्परेचर डाउन करना है तो उसका आसान तरीका मैं बता देता हूं। ये वहां से जो 5 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको लाने की जरूरत ही नहीं थी। आसान तरीका यह है कि जितने लोग जबरी तौर पर लापता किए गए हैं, स्पेशली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। जितने लोग गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, और कुछ ना किया जाए तो यास्मीन राशिद साहिबा की वो जमानत जो बनती है बतौर खातून होने के, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, कैंसर की वो पेशेंट है, तो यास्मीन राशिद साहिबा और मियां महमूद रशीद साहब, इन दोनों की आप बेल ले लें फौरन। इन दोनों की बेल बनती भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल बनती है, उनकी भी बेल ले लें। ये लोग बाहर आ जाए, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। इजाजुल हक साहब को कम से कम सेनेट में जाने दें, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, उसके ऊपर आप अमल दरामद करवा दें, तो इससे भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो टेम्परेचर डाउन अगर करना है तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, वो जब चाहे टेम्परेचर को डाउन कर ले। उमर चीमा साहब के दोनों कंधे फ्रीज हो रहे हैं। वजह यह है कि उनको नंगे फर्श पर सुलाया गया सर्दियों में, और उनके कंधे जो है वो फ्रीज हो रहे हैं, वो बहुत शदीद तकलीफ में। इसके बावजूद वो आदमी डटा हुआ है। आप उसको इलाज दे दें, इलाज की सहूलियत दे दें, उसको रिहाई दे दें, एजाज चौधरी साहब को सेनेट में आकर बात करने का मौका दे दें, और बहुत सारे लोग हैं। और इस सारे मामले में गारंटर कोई नहीं है। देखें, ऐसे नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया 5 ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उनको बड़ी अच्छी चाय पिलाई, खाना खिलाया, प्रोटोकॉल दिया, बड़ी इज्जत से और एहतराम से पेश आए, बड़े अच्छे अल्फाज में बातचीत की, और उनको ये तासुर दिया कि इमरान खान बहुत बुरा है और हम बहुत अच्छे हैं, और इमरान खान को हटाना हमारी मजबूरी थी, हमने जो किया वो मुल्की मफाद में किया, लिहाजा अब जनाब हम चाह रहे हैं कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, तो आप टेम्परेचर डाउन करें तो इमरान खान साहब को बाहर लाने का कोई बंदोबस्त करते हैं। ये एक ओवरऑल ये कहानी है। लेकिन इसमें गारंटर कौन है भाई? ये इस लेवल का मामला है कि इसमें आप तैयब उर्दगान को, मोहम्मद बिन सलमान को, या किसी और मुल्क के किसी हुक्मरान को आप गारंटर के तौर पर रखेंगे ना, कि कल को आप डंडी ना मार सकें, कम से कम आप उस मुल्क के हुक्मरान को गारंटर के तौर पर रखेंगे जिस मुल्क से आपने कर्जा लिया हुआ है, तो तब जाके मामला तय होगा।
और अगर सोशल मीडिया को डाउन करना है तो इमरान खान का जाके गोटा पकड़े, ओवरसीज पाकिस्तानियों को डाउन करना है तो इमरान खान का जाके गोटा पकड़े आप। देखिए अमेरिका में जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई है ना वो पाक पैक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये बहुत सारे लोग दावा करेंगे पाक पैक मेरे कंट्रोल में है, पाक पैक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, पाक पैक को मैं कंट्रोल करता हूं। ऐसा नहीं है। ये पाक पैक एक बड़ी जबरदस्त तंजीम है और ये बहुत पहले से काम कर रही है, इन्होंने बड़ी वर्किंग की हुई है। इमरान खान साहब के रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो उनको हटाया गया तो पाकिस्तानियों की इसमें दिलचस्पी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इन्होंने जब एक्टिविटीज की तो वो दिखाई देना शुरू हो गई। ये बड़े सौखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं इनमें बहुत सारे, और इन लोगों ने बड़ी मौसर तरीन नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की, और इनकी लॉबिंग बड़ी तगड़ी है। तो पाक पैक क्या इन 4-5 लोगों के पूरी तरह कंट्रोल में है? तो इसका जवाब है जी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। क्या उनका इनके साथ ताल्लुक है? तो जवाब यह है कि उनका इनके साथ ताल्लुक है। अब क्या ये इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? तो इस पे मेरी जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई उन्होंने कहा जी कि 10-15% का, अगर ये कामयाब भी हो गए तो ये 10-15% का इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा कोई कामयाबी मिलेगी नहीं। और सोशल मीडिया के मैदान में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल अलग है, या जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अलग है। मैंने आपको बताया ना कि अब होना क्या है, अब ईद के बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा। बाकायदा नाम इकट्ठे किए गए हैं एक एक शहर से 100 के करीब लोगों के, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में ट्वीट करे या उसको रीट्वीट भी करे, वो बंदे भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। और आने वाले दिनों में उन सारे बंदों को उठाया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, लेकिन क्या इससे लोग बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को ढूंढा जा रहा है कि यहां पे कौन कौन है, उसको हमने हरासा करना है। तो प्लानिंग तो पूरी है। एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें बैरूनी दबाव को कम करना है, और बैरूनी दबाव को कम करने के लिए पाक पैक को कम से कम मैनेज करना है। तो ये उसके लिए कोशिश थी। क्या एस्टेब्लिशमेंट इस कोशिश में कामयाब हुई? इनकी मुलाकात जो है वो DGISI से हुई है, और कुछ दीगर मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनसे भी इनकी मुलाकातें करवाई गई हैं, और बड़ा इनको प्रोटोकॉल मिला है। अब मामला यह है कि इनको 35 दिन का टाइम दिया गया था, एक हफ्ता उसमें से गुजर गया। एतवार को गालिबन इनकी मुलाकात हुई, तो फिर एक हफ्ता तो गुजर गया। अब बाकी रह गए पीछे 35 में से 28 दिन। इनको 30 से 35 दिन गए थे ना, तो अब 23 से 28 दिन आप लगा रहे हैं कि 23 से 28 दिन बाकी रह गए हैं, ये भी गुजर जाएंगे तो पता चल जाएगा। मामला यह है कि अगर उसके बाद भी इमरान खान साहब बाहर नहीं आते तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब ये किया क्यों जा रहा है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार यह है कि टाइम गेन करो। 30-35 दिन ये इनको घसीट के 2 महीने तक ले जाओ, उसके बाद 1-2 महीने और घसीट के ले जाओ। ये करारदाद जो है इसको गैर मुअस्सर करा लो, और कुछ ना कुछ करके आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी प्रेशर को कम कर दे, और पाकिस्तान के अंदर हैंडलिंग करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कमजोर कर ले। अंदर बहुत सारे कंप्रोमाइज लोग पहले ही तैयार बैठे हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के बयानियां खरीद भी रहे, एस्टेब्लिशमेंट का बयानियां बेच भी रहे, और मजलूम भी बने हुए हैं। नाज़रीन, एक चीज मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई, और इसके ऊपर मैं तहकीक करूंगा। वो ये है कि कुछ सहाफियों के लिए मसनूई मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि उनको इस कैटेगरी में लाकर खड़ा किया जाए जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, और कल को उन्हें इस्तेमाल भी किया जाएगा। अब पता नहीं ये इसके अंदर कितनी सदाकत है, लेकिन मुझे एक साहब ने ये बताया, तो क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मुझे उस वक्त खुटक गई, लेकिन उन्होंने जो 2-3-4 मुझे वाकयात सुनाए ना, तो वो वाकयात एक्चुअली रेलिवेंट थे इस सारे खेल के साथ। लेकिन चले, आने वाले दिन के जो है वो उनमें चीजें सामने आ जाएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसको अनाउंस किया शेख वकास अकरम साहब ने, और कामयाबी ये है कि रमज़ान की बाबरकत महीने में, जैसे वो लिख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि करम एजेंसी का 103 साला पुराना मसला अल्लाह के फजल से हल होने की तरफ एक बड़ा कदम है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की कोशिशों से जिरगे में दोनों फरीकैन के दरमियान जंगबंदी और रोड खुलवाने के लिए फैसले पर दस्तखत हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम में शिया और सुन्नी दोनों धड़ों की जानिब से तवील जंगबंदी और थल पारा चनार हाईवे को खोलने के लिए एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। दोनों धड़ों ने अपने इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करने और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करने पर इत्तफाक किया है। ये मुआहदा भी उन्होंने साथ लगा दिया और उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए कि हम दोनों फरीकैन जो हैं वो ये मुआहदा कर रहे हैं, इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानूनी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा, और खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्मवार कसूरवार करार दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये अब एक मुआहदा हुआ, एक अच्छी डेवलपमेंट है। करम के अंदर अगर देखें, बड़े लंबे अरसे से बदमनी चल रही है, सब इसके लिए आवाज़ उठाते रहे। शिया सुन्नी फसाद हमें बिल्कुल भी इस मुल्क के अंदर सूट नहीं करता, होना भी नहीं चाहिए। तो हम सारे मुसलमान हैं और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कुछ इख्तलाफात हमारे नज़रियात के हो सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क हो सकता है, और हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन सारे पाकिस्तानी हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट फ़िरकों से है, तो मिलजुल कर रहना चाहिए, और इसके लिए उलमा इकराम काम करते रहते हैं। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कामयाबी है, और ठीक बात है। नाज़रीन, जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो मौक़िफ़ आया, पहले बैरिस्टर सैफ, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान के तौर पे काम करते हैं, उनका मौक़िफ़ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस पे हुआ क्या, एक्चुअल वाक़या क्या है। बैरिस्टर साहब का ऐलान यह है कि मर्दान काटलंग में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में गैर मुसल्लह अफराद के मारे जाने का अफसोस है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं।
हुकूमत मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करती है। बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल, जाबक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद और मुआवजा देने का ऐलान। ये हो गया नाज़रीन बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल इसके ऊपर। जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट भी मैं आपको इसके ऊपर पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या कह रही है। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मर्दान काटलंग शमोजो में निहत्ते चरवाहों पर ड्रोन हमला करके रोजे की हालत में 10 अफराद बशमूल बच्चे और खवातीन शहीद कर दिए गए, जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। इस बेईमाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। दुख की इस घड़ी में अहले खाना के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये तफसीलात नहीं आई कि कौन से दहशतगर्द मारे गए। कुछ लोगों ने क्लेम किया कुछ नामों को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से या ISPR की जानिब से अभी कोई कंफर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है कि कितने दहशतगर्द मारे गए। लेकिन एक चीज है कि ये ड्रोन हमला था, ये सब दावा कर रहे हैं, और इसमें सिविलियंस की शहादतें हुई हैं, ये भी सारे दावा कर रहे हैं, और रोजे के आलम में हुई हैं। ये वो चरवाहे हैं जो पहाड़ों से उतरते हैं। मैंने आपको कहा ना कि उन इलाकों में लोग अपनी नकल मकानी करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नकल मकानी की हुई थी। ये सर्दियों में नीचे की तरफ चलते हैं और गर्मियों में ऊपर की तरफ चलते हैं। यानी इनका सिंपल रूट ये है कि सर्दियों में ये दरिया के पानी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये पुराना तरीका, सदियों पुराना, कि जब सर्दी आती है तो पानी जिस तरफ जा रहा होता है ना दरिया का, उस तरफ सर्दी कम होती चली जाती है। तो ये करते ये हैं कि जब सर्दी बढ़ती है इनके जिस्म को, इनको जब सर्दी लगती है, जब इनके पास तारीखें भी नहीं होती थी, तो ये पानी के साथ चलना शुरू कर देते थे। जैसे जैसे ये पानी के साथ आगे बढ़ते थे तो आगे सर्दी कम हो जाती थी। तो ये वहां पड़ाव करते थे, चरागाहें होती थी, जानवरों को खिलाते पिलाते थे और आगे बढ़ते जाते थे। जहां इन्हें गर्मी लगती है वहां ये पानी के बहाव के उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। तो ये दरिया स्वात में, स्वात शहर के अंदर जो दरिया स्वात है उसके किनारे किनारे ये पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और गर्मियों में ऊपर चढ़ते हैं, सर्दियों में नीचे उतरते हैं। अब इनके ऊपर चढ़ने का वक्त था, ये अटैक इनके ऊपर हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, और इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। अब इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ क्या था जरा समझें आप। इमरान खान ड्रोन हमले के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वो दहशतगर्दों को मारते हैं, ये तो दहशतगर्दों को तो मारना ठीक है काम। इमरान खान साहब के इसमें 2 मौक़िफ़ थे। एक ये था कि किसी भी गैर मुल्की को कभी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन पे वो ऑपरेशन करे। यानी कोई भी गैर मुल्की तैयारा या ड्रोन या फौजी या कोई भी वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। यहां रिट ऑफ द गवर्नमेंट हमारी होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ड्रोन हमले के अंदर अक्सर बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस भी आपकी हो तो ड्रोन हमले में अक्सर कोलेटरल डैमेज हो जाता है। कोलेटरल डैमेज कहते हैं कि आम लोगों की शहादतें हो जाती हैं या दहशतगर्द की जगह आम लोग मारे जाते हैं, क्योंकि आप फिजा में है ना, बहुत ऊपर है, आपकी इंफॉर्मेशन खराब हो सकती है, आपका टारगेट जो है वो मिस हो सकता है, कुछ 100 चीजें हो सकती हैं। और ये जो बातों का दहशतगर्द है ये कवर देते हैं पब्लिक का, तो ये वहां पे जब अटैक करते हैं तो पब्लिक भी साथ शहीद हो जाती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने जाते जाते जो 2 ड्रोन हमले किए थे उसमें सिविलियंस मारे गए थे और बड़ी तादाद में मारे गए थे। एक दिन तो 10 के करीब बच्चे और खवातीन वगैरह मारे गए थे। जब काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ तो उसके गुस्से में अमेरिका ने फिर अगले 2 दिन ड्रोन हमले किए थे। उसमें सिविलियंस जो है वो अफगानिस्तान में शहीद हो गए थे। उस पर अफगानिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने और बहुत सारे लोगों ने इस पर रद्दअमल भी दिया था कि ये ज्यादती है, अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए। तो ड्रोन हमले में सिविलियंस की शहादतें हो जाती हैं। इमरान खान साहब ये कहते थे उसके नतीजे में नफरत बढ़ती है और दहशतगर्दी बढ़ती है। और मेरा एक सवाल यह है कि क्या अब जो इलाका है मर्दान का, ये मर्दान का इलाका है ना काटलंग, क्या वो भी इतना गैर महफूज है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे जाके ऑपरेशन नहीं कर सकती? भाई अगर किसी बंदे को गिरफ्तार करना था तो सिक्योरिटी फोर्सेज चली जाती, वहां जाके ऑपरेशन कर लेती। इमरान रियाज को उठाने के लिए तो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो ये दहशतगर्द को पकड़ने के लिए पहाड़ों पे क्यों नहीं जा रहे थे? इनको जाना चाहिए था ना, जाके पहाड़ों पे चढ़ के ये उठा लेते, उन लोगों को, दहशतगर्दों को पकड़ लेते या उन्हें मार देते, सिविलियंस की जानें बच जाती। इससे हमें एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या मर्दान जैसा इलाका भी अब नो गो एरिया बन चुका है, जहां पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज एजेंसियां ये वहां जाके कार्रवाई नहीं कर सकती और उनको ड्रोन की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ड्रोन को आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे जमीनी आपके पास एक्सेस ना हो, जहां पे आपकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट ना हो, वरना जहां रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वहां पे तो आप जाके पकड़ देते हैं बंदे को। तो जैसे लाहौर है, लाहौर में जितने मर्जी दहशतगर्द हो किसी जगह पे, या इस्लामाबाद में, वहां ड्रोन हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मर्दान में किया जा रहा है तो याद रखें मर्दान का फासला इस्लामाबाद से 1.5 घंटे का है। तो इस्लामाबाद से 1.5 घंटे, 1.25 घंटे के फासले के ऊपर इस वक्त ऐसे दहशतगर्द मौजूद थे जिन पे ड्रोन अटैक करना पड़ा, क्योंकि उन तक एक्सेस सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं थी। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि हमारी इस वक्त रियासत जो है वो कितने खतरे में है और हालात क्या है। नाज़रीन, अगली खबर जो है वो अख्तर बेंगल साहब के हवाले से है। उन्होंने कहा जी कि रास्ता खुलने तक लखपास के मकाम पर हम अपना धरना जारी रखेंगे। अब ईद आ रही है, इसके बावजूद लोग वहां पे बैठे हैं। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। खवातीन की रिहाई है, ईद के मौके पर सारी खवातीन को रिहा करना चाहिए और जबरी गुमशुदगियों पर बैठ के इनके साथ बातचीत करें। आप इनको मारते जाएंगे, क्या फायदा होगा? यही आपने किया भुट्टी साहब के साथ। जो अकबर भुट्टी के साथ हुआ उसका खुमियाजा आज भी बलूचिस्तान भुगत रहा है और पाकिस्तान भुगत रहा है। तो यही अगर आप सबके साथ करेंगे, हर लीडर के साथ ये करेंगे, तो पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का भला नहीं होगा। अख्तर बेंगल साहब के वहां पे खुद कुछ धमाका हुआ है। अंदाजा करें कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, जिसकी हुकूमत है बिलावल जरदारी वो भी मजम्मत कर रहे हैं, सारी जमातें मजम्मत कर रही हैं, लेकिन उनको रास्ता खोलकर नहीं दे रहे कि वो कोयटा में आके एहतजाज कर सकें पुरअमन तरीके से, और उनको लखपास पे रोका हुआ है। वो भी वहीं बैठ गए, उन्होंने कहा ये रास्ता बंद है। फिर
اگر ہم یہاں سے اندر نہیں جا سکتے تو آپ بھی یہاں سے باہر نہیں آ سکتے. انہوں نے رستہ بند کر دیا ہے. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ پرلی طرف سے اگر رستہ بند ہوتا ہے تو کوئٹہ بیچ میں. تو یہ عجیب و غریب سچویشن جو ہے وہ حکومت نے پیدا کر دی ہے. وہاں جو ہے وہ ایک دھرنا گوادر میں بھی جاری ہے دھماکوں کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف. اب یہ مذمت تو دونوں کر رہے ہیں لیکن دونوں جمہوری نہیں ہیں. اگر یہ جمہوری ہوتے تو جمہوری طریقے سے آنے والوں کو خود کش حملوں سے بچاتے اور ان کو لے کر آتے اور لا کر کوئٹہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کی سیکورٹی کا بندوبست کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مطالبات ان کے سنتے. لیکن یہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت نے یہ کہا ہے کچھ تھوڑا بہت کہ اب ہم مذاکرات کریں گے. دباؤ کیونکہ بڑھ رہا ہے, یہ خواتین کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں چھوڑنا پڑے گا. ناظرین, ایک دعویٰ اور بھی کیا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہ اگر امریکہ میں کسی قسم کی قرارداد آ جاتی ہے یا پاس ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سارے پاکستانی جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف اور جعلی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں, اس سے پہلے بھی قرارداد آئی تھی امریکہ میں, آپ کو یاد ہوگا, پاکستان کے خلاف. پاکستان کے خلاف تو نہیں آئی لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک قرارداد پہلے بھی آ چکی ہے. اس قرارداد کے اوپر تو کوئی پاکستانی جا کر پاکستان کے اداروں کے ساتھ یا جعلی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. اس قرارداد پہ تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب کیسے ہو جائے گا؟ بھاری اکثریت سے وہ قرارداد منظور ہوئی تھی اور اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلایا کہ ہم یہ کنٹرول کر لیں گے اور اسی سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ ملاقاتیں ڈال رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ناظرین, ایک نیا بیانیہ آیا ہے اور بیانیہ یہ آیا ہے اور یہ دیا گیا کالے چینل کے اوپر کہ جی جعفر ٹرین کا سارا منصوبہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے جمائمہ خان نے بنوایا تھا. اب کہانی یہ سنائی گئی, اس کے اندر جمائمہ خان بھی بیٹھی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایجنسی ہے برطانیہ کی وہ بھی بیٹھی ہے, اس کے اندر کوئی انڈیا کی ایجنسی ہے وہ بھی بیٹھی ہے, اس کے اندر کوئی یہودی ہیں ایجنٹ وہ بھی بیٹھے ہیں, اس کے اندر کوئی غیر ملکی دشمن ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. اور اس میں جناب جمائمہ خان وغیرہ نے پیسہ خرچ کیا اور انہوں نے کہا جی عمران خان کو باہر نکالنے کے سارے رستے بند ہیں, لہذا جناب اب ہمیں جعفر ایکسپریس کو جو ہے وہ فوری طور پہ کرنا چاہیے, اغوا پوری ٹرین کو ہائی جیک کر کے پھر عمران خان کو باہر نکالیں گے اس طریقے سے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے, یہ دیوانے ہو گئے. یہ 9 مئی بھی ڈال دیں جمائمہ خان پہ اور 26 نومبر بھی ڈال دیں جمائمہ خان پہ, بلکہ 9/11 بھی ڈال دو جمائمہ خان پہ, سیکنڈ ورلڈ وار بھی ڈال دو عمران خان اور جمائمہ خان پہ. یہ ان کا بس چلے نا تو یہ سارا کچھ ہی عمران خان اور جمائمہ خان پہ ڈال دیں. جو دنیا میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو اٹیکس ہوئے وہ بھی عمران خان پہ ڈال دیں, شاید ان کی ایسے تسلی ہو جائے. ناظرین, دہشت گردوں کو پاکستان لانے کے حوالے سے جو شیریں مداری صاحبہ ہیں انہوں نے ایک بڑا واضح سٹیٹمنٹ دیا ہے اور بڑی کلیئر انہوں نے بات کی, وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کا یہ ارادہ تھا ری سیٹلمنٹ کرنے کا, کہ دہشت گردوں کو لائیں یہاں پہ بسائیں. تو کئی بار میں یہ ہم وضاحت دے چکے ہیں ہماری پارٹی کہ ان کی ٹی ٹی پی پر ان کا ایک پرپوزل تھا کہ ان کو لا کے بسایا جائے. مراد سعید نے اس کی مخالفت کی تھی. عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ مقامی لوگوں کو اعتماد میں لیں گے پھر فیصلہ کریں گے, اور اس کے بعد ہماری حکومت ہٹا دی گئی تو پھر ہم کیسے لا سکتے ہیں دہشت گردوں کو واپس. یہ دہشت گرد رانا ثناء اللہ جب وزیر داخلہ تھے اور خواجہ آصف وزیر دفاع تھے, بلاول زرداری وزیر خارجہ تھے, شہباز شریف وزیر اعظم تھے, جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, جنرل ندیم انجم DGISI تھے. اس دور میں یہ دہشت گرد پاکستان میں آ کر بسنا شروع ہوئے اور 2023 کے اینڈ تک یہ پاکستان میں آتے رہے. اب آپ کارنامے چیک کر لیں جو اس وقت اس ملک میں ہو رہے ہیں اور ڈالا جاتا ہے عمران خان کے کھاتے میں. ایسے تھوڑی ہے حلوہ ہے جو مرضی آپ بیانیاں بنا لیں, جس طرح مرضی آپ چیف چلا لیں. یہاں پہ حقائق بتانے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور وہ حقائق بتاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی ونس اگین پاکستان سے باہر رہنے والے تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک, اور پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو چاند رات مبارک. دعا کریں کہ عید ویسے اپنے دیش میں ہی ہوتی ہے اور وہی عید ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے خوشی لے کر آتی ہے. میں گیا تھا باہر دیکھنے کے لیے, پاکستان میں جو عید ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.